हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 169 ऑनवर्ड्स। 169 क्या बोलता है? 169 बोलता है कि अगर हमारे जो बेलर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं या फिर वो बेली को गुड्स के पैसे देने से मना कर देते हैं, तब उस केस में बेली के पास क्या राइट होगा, उसके बारे में सेक्शन नंबर 169 बताता है। अब आपको मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज ए है हमारे पर्सन, ए यहाँ पे उनको सड़क पे चलते चलते एक एप्पल का कार्टन मिल गया। बहुत सारे एप्पल मिल गए उसको पड़े हुए, ए को एक कार्टन मिल गया उसका, और बी को वो ढूंढ नहीं पा रहा। बी कौन है? इन एप्पल्स का मालिक। ए ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन बी नहीं मिल रहा। तो ए क्या कर सकता है? ये एप्पल्स को वो बेच सकता है। क्यों बेच सकता है? क्योंकि एप्पल्स जो है खराब हो जाएंगे अगर उसने बेचा नहीं इनको और इनको सेल नहीं किया तो खराब हो जाएंगे, तो फिर एप्पल यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ए जो है इन एप्पल्स को बेच सकता है और पैसा अपने पास रख सकता है। ये सेक्शन नंबर 169 का क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 क्या बोलता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक है नकली ज्वेलरी। नकली ज्वेलरी है, इसकी कोई कॉस्ट 100 रुपए का है ज्वेलरी। ओके, ये जो हमारा ज्वेलरी है 100 रुपए की। अब क्या होता है, इसको आपको मैं लिख के बता देता हूँ। ए को ये ज्वेलरी मिल जाती है सड़क पे पड़ी हुई, 100 रुपए की होती है ये, और ए ने खर्चा बहुत ज्यादा किया बी को ढूंढने, जो उसका ओनर है उसको बी ने ढूंढने के लिए, ए ने ढूंढने के लिए मान लीजिए 76 रुपीज का खर्चा, ₹76 का खर्चा किया इन्हें बी को ढूंढने के लिए कि भाई मिलेगा अभी तो उसको मैं दे दूंगा। बी ओनर है इस नेकलेस का। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ नेकलेस है और जो उसको ढूंढने का खर्चा है, यहाँ पे 2/3 है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का, मतलब 2/3 से ज्यादा है। 76 रुपीज इज मोर देन 2/3 ऑफ 100 रुपीज। तो इस केस में यहाँ पे क्या कर सकता है, ए जो है इस नेकलेस को सेल कर सकता है, वो उसको, और जो पैसे अपने पास रख सकता है। सेकंड क्लॉज देखते हैं। When the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value, तब क्या हो सकता है, ये जो आइटम है ये सेल कर सकता है। जो हमारा फाइंडर है, जो हमारा बेली है, वो इस नकली नेकलेस को सेल कर सकता है। ओके, तो यही बोलता सेक्शन नंबर 169। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 170 पे। Where the bailee has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in the absence of a contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration. तो मतलब अगर सपोज आपने ये कोट जो है एक टेलर को सिलने के लिए दिया है, जो टेलर है उसने अपने स्किल्स को एम्प्लॉय करके उस कोट को सिला है, उसको ठीक किया है, उसको प्रॉपर एक कोट बनाया है। अब जब तक आप ये जो टेलर है इसको ये कोट सिलने के पैसे नहीं दोगे, तब तक क्या होगा, तब तक ये जो टेलर है इनके पास राइट आ जाएगा इन गुड्स को अपने पास रखने का। जब तक इसके पैसे टेलर को नहीं मिलेंगे सिलने के, तब तक ये टेलर अपने पास इन गुड्स को रख सकता है। ये हो जाता है राइट ऑफ लियन ऑफ टेलर। इसको इसी चीज को हम बोलते हैं राइट ऑफ लियन। ओके, तो यही बोलता है सेक्शन नंबर 170। बिकॉज टेलर ने अपना स्किल्स एम्प्लॉय किया, यहाँ पे मेहनत करी है उसने, उसके पैसे उसको मिलने ही चाहिए, और नहीं मिलते हैं तो वो अपने पास रख लेगा कोड को। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 171 में। यहाँ पे हमारे बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, एटर्नी और पॉलिसी ब्रोकर्स के पास
सामान रखने का राइट हो जाता है। राइट ऑफ लियन जो है इन 5 प्रोफेशंस के लोगों के लिए बना गया स्पेसिफिकली 171। हम सबका पांचों का अलग अलग एग्जांपल लेंगे। बैंकर का लेते हैं सबसे पहले। बैंकर का, सपोज एक बैंकर है, उसके पास एक क्लाइंट के स्टॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कुछ बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। ओके, अब जो बैंकर है ये क्या करता है कि इनको अपने पास तो रखता है, लेकिन जो इसका क्लाइंट है ना, उसने एक कार लोन लिया था इस सेम बैंक के साथ, अब वो कार लोन नहीं चुका पा रहा है। अब क्या कर सकता है ये बैंक? जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, वो अपने पास रख सकता है और ये क्लाइंट को वापस नहीं करेगा वो। और तब तक नहीं करेगा जब तक वो कार लोन की ईएमआई नहीं भरता, तब तक वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स अपने पास रख सकता है। He has a right of lien over the stocks and bonds that are kept with the banker by this client. क्लाइंट ने सेफ कीपिंग के लिए बैंक में रखा हुआ था। ओके, इसलिए आप देखोगे प्रैक्टिकली भी, अगर आपका सेम अकाउंट में, सपोज आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, ठीक है, और अगर आपको वहां से लोन लेना है ना, किसी सपोज कार लोन लेना है या फिर सम हाउस लोन लेना है आपको, तो आपको सस्ते में मिलेगा वो एज कम्पेयर टू अदर पीपल, बिकॉज उनके पास, हाँ, जो आपका एचडीएफसी बैंक है, उनके पास ऑलरेडी एक सफिशिएंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और अगर आप कार लोन लोगे ना एचडीएफसी से, तो आपको सस्ता पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कार लोन नहीं पे कर पाए तो आपके अकाउंट से पैसे वो ले लेगा। तो इससे थोड़ा सा सस्ता आपको बैंक लोन्स जो कार लोन्स, होम लोन्स वगैरह पड़ते हैं, अगर आप उसी बैंक से लोन ले रहे हो जहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो खुला हुआ है। अब हम आते हैं फैक्टर पे। हु इज अ फैक्टर? फैक्टर एक पर्सन होता है जिसको आप अपने गुड्स आके देते हो और वो उन गुड्स को सेल करवाता है। फैक्टर इज लाइक एन एजेंट जिसको आप गुड्स हमें दोगे और वो उसको सेल करवाएगा, फिर आपको पैसे दे देगा। उनके पास भी राइट है कि अगर फैक्टर की फीस पे नहीं कर रहे हो आप, तो वो गुड्स के जो पैसे हैं वो आपको नहीं देगा। पहले मेरे को फीस दो, फिर आप मुझसे जो भी आपके गुड्स मैंने बिकवाए हैं उसके पैसे ले लेना। तो फैक्टर के पास भी राइट है। वॉर फिंगर्स क्या होते हैं? ये होते हैं शिप्स पे। अब क्या होता है ना कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे शिप्स वगैरह चलती रहती हैं, वहां पे ना हम देखोगे कि शिप्स को बांध के रखा जाता है एक जगह पे, क्योंकि वो स्टोर उसको कहाँ करोगे यार आप? अगर छोटी मोटी शिप्स है उनको वहीं पे स्टोर कर देते हो, वहीं पे किनारे पे स्टोर कर देते हो शिप को आप। तो जो स्टोर करता है ना वो शिप को, उसको बोलते हैं वॉर फिंगर्स। अब एक वॉर फिंगर ए है, उसको एक पर्सन है बी, उसने अपनी शिप दी थी जिसमें कार्गो पड़ा हुआ था, कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, स्टोर करनी थी उसको एक दिन के लिए। अब जब तक बी ए को वो शिप स्टोर करने के पैसे नहीं देगा ना एक दिन के लिए, तब तक ए के पास राइट आ जाता है कि वो शिप भी अपने पास रखेगा और जिसमें कार्गो है ना वो भी वो अपने पास रख सकता है, जब तक उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे। तो ये बोलता है वॉर फिंगर। अब हम आते हैं अटर्नीज पे। ये तो हम सबको पता है, लॉयर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड अटर्नीज। अगर अब आपने क्लाइंट का केस लड़ने के लिए उसके केस फाइल्स आपने ले ली, और केस फाइल्स तो चलो छोड़ो, आपने उसके वो ले ली, सम यू हैव टेकन सम मनी फ्रॉम हिम। अब क्या होता है कि क्लाइंट आपकी फीस नहीं दे रहा है, आपकी फीस वापस नहीं कर रहा है। ओके, तो आपके पास राइट है कि जो क्लाइंट की कोई भी आपके पास कोई भी गुड्स वगैरह पड़े हुए हैं, एनीथिंग of client that you have in your possession as an advocate, you have the right to retain that goods, because section 171 permits you to actually retain any goods that you have of the client. क्लाइंट की कोई भी आइटम आपके पास पड़ी है तो आप उसको रख सकते हो जब तक आपको फीस नहीं मिलती क्लाइंट की तरफ से। अब हमारे अटर्नी हो गए। अब पॉलिसी ब्रोकर तो हमको पता ही है कि अगर आपने किसी से पॉलिसी ली है और आप उसका प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, तब तक सपोज आप उसका प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, तो आपको पॉलिसी का बेनिफिट भी तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप उसका प्रीमियम पे नहीं करोगे। तो वो एज अ लियन हो जाएगा। पॉलिसी जो है पॉलिसी ब्रोकर के पास एज अ लियन पड़ी रहेगी। आप प्रीमियम पे करो मुझे और ये पॉलिसी जो है फिर आप लेके जा सकते हो। या फिर आपने किसी पॉलिसी ब्रोकर को आपने बोला कि भाई मेरे को एक पॉलिसी खरीदनी है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक पॉलिसी खरीदनी है और मेरे को आप खरीद के दो।
अब यहाँ पे ए ने पॉलिसी के तो पैसे पूरे दे दिए पॉलिसी ब्रोकर को, लेकिन उसकी फीस नहीं दी। ब्रोकर की कुछ फीस थी, वो उस फीस को उसने ए ने नहीं दिया। यहाँ पे जब तक ब्रोकर की फीस उसको नहीं मिलेगी तब तक पॉलिसी भी ब्रोकर ए को नहीं देगा, बेनिफिट जो है पॉलिसी का उसको ए को नहीं देगा। आप मेरी फीस दे दो और ये पॉलिसी लेके चले जाओ। तो यही बोलता है सेक्शन नंबर 171 कि इन स्पेसिफिक लोगों के पास राइट है गुड्स को अपने पास रखने की, जब तक उनकी फीस, उनका मेहनत, जो भी मेहनत उन्होंने करी है उसके पैसे उनको नहीं मिलेंगे, तब तक दे हैव द राइट टू कीप दीज थिंग्स एज लियन।